बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं गुलाम मुस्तफ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्पेंसर का एक सब्जेक्ट जिसे हम डिस्पेंसिंग टेक्निक कहते हैं। उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेल्स पल्सी यानी फेशियल नर्व फालेज। इसमें क्या होता है, तो बच्चों इसमें देखें कि आपके फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। आपका फेस की एक साइड, ठीक है, वो टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। या उसमें और क्या होता है कि जब आप बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो आपकी जो आवाज़ है, साउंड है, उसमें डिफ़िकल्टी आती है। वो मुश्किल से बोल पा रहा होता है, क्लियरली बड़ी मुश्किल से वो बात कर रहा होता है। इसके अलावा आपकी आई की मूवमेंट वो एक्सचेंज हो जाती है। मतलब कि जो आपकी आईब्रो है, ठीक है, वो डाउन, शट डाउन या डाउन नहीं होती या हो जाती है। अगर हो जाती है तो उसको ओपन करने में डिफ़िकल्टी आती है, या हम कह सकते हैं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो उसको कंप्रेस करने में डिफ़िकल्टी है। फेस एक तरफ मुड़ जाता है, आँखें जो है, आँखों की आईब्रो है, वो डाउन हो जाती हैं, मतलब खुलती नहीं। इसके बाद आपकी जो फेस एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट हो जाता है। खला में आपकी जो ओरल कैविटी है, आप उस ओरल कैविटी में हवा भरना चाहें तो वो नहीं भरी जाती। इसके बाद जो फेशियल की, जो फेस की सातवीं नर्व होती है, उसने क्या करना होता है कि फेस की जितनी भी मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करना होता है। तो इसमें यह होता है कि फेस की जो नर्व है वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से फेस की मुकम्मल तौर पर मूवमेंट नहीं हो रही होती। तो चलें बच्चे, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके अलावा हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। बेल्स पल्सी बेसिकली सडनली वीकनेस है जो अ, हमारे बॉडी के अंदर जो मस्कुलर टिश्यू है उनको डैमेज करती है। सडनली मतलब स्ट्रोक होती है, फालज हो जाता है। कौन से एरिया पे होता है? हमारे फेस के एरिया पे होता है, और किसी एक साइड पे हो जाता है या दूसरी साइड पे हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी है। अब बेल्स पल्सी इज अ सडन वीकनेस, सडन वीकनेस है और पैरालिसिस है, मतलब ये फालज है ऑफ द मसल्स, मसल्स के, मसल का एक फालज है जो ऑन द, ऑन वन साइड ऑफ द फेस, एक साइड पे, फेस की किसी एक साइड पे टू इन्फ्लेमेशन यानी सूजन वगैरह हो जाती है, कंप्रेशन होता है, या फेस की जो नर्व है यानी सेवन क्रेनियल नर्व जिसको हम कहते हैं, बेसिकली जो फेस की एक्सप्रेशन की मूवमेंट होती है वो इस नर्व के ज़रिए हो रही होती है, क्रेनियल नर्व के ज़रिए हो रही होती है। तो बेसिकली ये डैमेज हो जाती है, ठीक है, ये डैमेज हो जाती है या वीक हो जाती है। इसमें क्या होता है कि फेस का जो इफेक्ट है वो किस तरह होता है, अफेक्ट वन साइड ऑफ द फेस, किसी फेस के किसी एक हिस्से पे इसका इफेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये एक टेम्परेरी कंडीशन भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। कैन अकर एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे ये वकूअ में पज़ीर हो सकती है, वकूअ पज़ीर हो सकती है। अब हम इसकी एनाटॉमी किस तरह इन्वॉल्व होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी इन द, एनाटॉमी इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो फेशियल नर्व जो है, जिसको हम क्रेनियल नर्व का नाम देते हैं, ये सेवन नर्व है। ये हमारे फेस की मूवमेंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है, उसको एक्सप्रेस करती है या उसको कंट्रैक्ट करती है। तो इसके फंक्शन क्या है, ये क्या काम करती है, कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन,
फेस का जो एक्सप्रेशन है उसको ये कंट्रोल करती है। हेल्प इन क्लोजिंग द आईज, जो हमारी आंखें हैं उनको बंद करने में मदद देती है। कंट्रोल टीयर एंड सलाइवा प्रोडक्शन, हमारी आंखों के अंदर जो टीयर ग्लैंड है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है, टीयर प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है, या उसको बंद करती है। इसके अलावा हमारी ऑरल कैविटी के अंदर जो सलाइवा है उसको प्रोड्यूस करने में ये हेल्प आउट करती है। असिस्ट इन द टेस्ट सेंसेशन ऑफ द एंटीरियर टंग, यानी जुबान के अगले हिस्से में जो जायका महसूस होता है उस चीज को ये कंट्रोल करती है। इसके काजेज क्या हैं, वजह कौन कौन सी होती है, इसके जो एग्जैक्ट वजह है उसका वो अभी अननोन है, उसकी असल वजह का पता लगाया नहीं जा सकता, लेकिन हम उसके कुछ इफेक्टर हैं उसको देखें तो कॉमन फैक्टर उसमें कौन कौन सी हैं। वायरल इन्फेक्शन है, कुछ वायरसेस ऐसी हैं जो इस बीमारी को प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं, लाहिक करती हैं, यानी हर्प वायरस है, ठीक है, हर्प सिंपलेक्स वायरस, ये हर्प्स मतलब की होती हैं, ठीक है। और इसके बाद वेरिसीला जोस्टर वायरस, ये जिस तरह चिकन पॉक्स है, ठीक है, ये उस तरह की वायरस है। इसमें क्या और मजीद कौन से होते हैं, एयर का इन्फेक्शन हो सकता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, डायबिटीज यानी शुगर वगैरह हो सकती है, प्रेगनेंसी के दौरान ये बीमारी हो सकती है, और इसके अलावा इम्यून सिस्टम के अंदर कोई डिसऑर्डर होता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम के अंदर कोई अगर डिसऑर्डर होगा तो तब ये बीमारी हो सकती है। इसके साइन और सिम्टम कौन कौन से हैं, साइन और सिम्टम की बात करें तो सडनली फेशियल वीकनेस ऑन वन साइड, जो हमारा फेस है वो किसी एक साइड की तरफ मुड़ जाएगा, वीक हो जाएगा, ये इसका एक सिम्टम है। ड्रॉप ऑफ माउथ, यानी जो आपका फेस है, माउथ है, वो लटक जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनएबिलिटी टू क्लोज वन आई, यानी किसी एक आई मतलब जिस साइड पे ये वाकया हुआ है, ठीक है, जिस साइड पे ये इफेक्टेड एरिया है, ठीक है, उस साइड वाले जो आई है, आई ब्रो है, वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है ड्रॉप ऑफ सलाइवा, सलाइवा आपके चेहरे से, मुंह से यानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। डिफिकल्टी स्माइलिंग, यानी आपको मुस्कुराने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जो फेस का जो एक्सप्रेशन है उसमें मतलब के लॉस हो सकता है। अल्टर द टेस्ट सेंसेशन, जो आपको मतलब कोई खुराक खा रहे होते हैं तो हमें टेस्ट का पता चल रहा होता है, तो उस हिस्स को हम खत्म कर देते हैं, ये खत्म कर देता है। इंक्रीज सेंसेशन यानी सेंसिटिविटी ऑफ साउंड, यानी जो साउंड है वो क्लियरली हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते ड्यूरिंग द बेल्स, ठीक है। इसके बाद ड्राई आई और एक्सेसिव टेयरिंग, यानी कि जो आईज हैं, ठीक है, वो ड्राई हो जाएंगी, खुश्क हो जाएंगी, ठीक है। जब आंखों के अंदर टीयर ग्लैंड जो है वो मूवमेंट नहीं करेंगे तो आंखों के अंदर जो लुब्रिकेंट है, ठीक है, वो खुश्क हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी आंखों का जो कॉर्निया है, ठीक है, उसको इफेक्ट होने का ज्यादा खतरा है, यानी उसको नुकसान हो सकता है। इसके बाद है क्लिनिकल फीचर, इसके क्लिनिकल फीचर कौन कौन से हैं। क्लिनिकल फीचर में हम फिजिकली फाइंड आउट करते हैं कि फ्लैटन द फोरहेड रिंकल्स, यानी आपके चेहरे के ऊपर, जो माथे के ऊपर झुर्रियां पड़ती हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसके बाद ड्रॉपिंग आई ब्रो, यानी आई के ब्रो जो है वो डाउन हो जाते हैं, झुक जाते हैं, ठीक है। इनएबिलिटी टू पफ चिक्स, यानी आपके जो फेस है, गालों के दरमियान में जो अब हवा फैलाने की सलाहियत रखते हैं वो खत्म हो जाएगी। फेशियल एसिमेट्री, यानी इसका क्या, चेहरे के दोनों हिस्सों का एक जैसा ना होना, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। डिफिकल्टी स्पीकिंग क्लियरली, यानी जो भी हम बात कर रहे होते हैं वो वाज़ह तौर पर नहीं बोल पा रहे होते। इसके बाद इसकी डायग्नोसिस हम इसको किस तरह करते हैं, यानी कि इसकी डायग्नोसिस है, बेल्स पल्सी जो है उसको डायग्नोस करते हैं मेनली जो क्लिनिकल और इंक्लूड में से क्या चीज़ें होती हैं कि मेडिकल हिस्ट्री को चेक करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन को चेक करते हैं, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, ब्लड के टेस्ट होते हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन वगैरह अगर ज़रूरत हो तो ये होता है, ठीक है। इसके अलावा एईएमजी होती है, यानी इलेक्ट्रो माइग्रो मैगोग्राफी, ठीक है। तो इसकी डिफरेंस जो है वो क्या होती है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है कि कंडीशनल सिमिलर टू द बेल्स पल्सी,
यानी स्ट्रोक हो सकती है, ब्रेन का ट्यूमर हो सकता है, या लैम्प डिजीज हो सकती है। लैम्प डिजीज मतलब एक टिक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये मुतद्दी बीमारी हो सकती है। रैमसी हंट सिंड्रोम वगैरह होता है, यानी ये जिस तरह चिकन पॉक्स है उस तरह की बैक्टीरिया वगैरह इसमें होता है। इसमें ये होता है कि हम आपकी सलाइवा ग्लैंड के अंदर बाहर वाली साइड पे, कान के अंदर या कान की बाहर वाली साइड पे जिस तरह चिकन पॉक्स निकलते हैं उसी तरह दाने बन जाते हैं। मल्टीपल सेक्रोसिस यानी मसल्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, खत्म हो जाना, टूट जाना, या उसके अंदर कंट्रैक्शन आ जाना, ठीक है, उस वजह से होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका जो है वो डिफरेंट तरीकों से है। मेडिकल ट्रीटमेंट इसका जो है कार्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ये एक मेडिसिन है। इसके अंदर कौन सा साल्ट होता है? प्रेडनिसोलोन होता है। और ये इसका सबसे पहला जो है ट्रीटमेंट है। एंटीवायरल ड्रग वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद है पेन रिलीफ मेडिसिन होती है। एंटीवायरल ड्रग यानी जो वायरस को कंट्रोल कर सकती हैं, एक्लोवायर और वैक्लो साइक्लोवायर, ठीक है। पेन रिलीफ को करने के लिए पैरासीटामोल यूज कर सकते हैं, आइबुप्रोफेन यूज कर सकते हैं, या डिक्लोफेनिक वगैरह कोई चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका मेडिकली ट्रीटमेंट है। इसके बाद आई केयर मैनेजमेंट किस तरह होती है कि यानी जो हमारे फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व के अंदर अगर स्ट्रोक हुई है, ठीक है, उसके अंदर फालज हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो खतरे वाली बात होती है वो आई के ऊपर अटैक होता है, ठीक है। उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ द आई, आर्टिफिशियल टीयर यानी आंख के अंदर आर्टिफिशियल टीयर डाले जा सकते हैं। डालने के बाद हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लुब्रिकेटिंग आई ऑइंटमेंट यानी आंखों के अंदर ऑइंटमेंट वगैरह इस्तेमाल करने से इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई पैच ड्यूरिंग स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारी आई ब्रो जो है वो बंद नहीं हो रही होती, तो हम क्या करते हैं कि स्लीपिंग पैच, आई पैच हम यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव ग्लासेस, हम आंखों के ऊपर ग्लासेस वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। या आई केयर इज इम्पोर्टेंट टू द प्रिवेंट कॉर्नियल डैमेज, यानी जो आंख का कॉर्निया है उसको डैमेज होने से बचाने के लिए हम ये वाले जो चीजें हैं उसको फॉलो अप करते हैं। इसके बाद है स्पोर्ट मैयर, यानी स्पोर्टिव केयर कौन कौन सी होती है? फेशियल का जो एक्सप्रेशन है उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, एडिक्वेट रेस्ट करते हैं हम, उसके बाद हेल्थी डाइट खाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, हमें परेशानी को वगैरह जितनी भी होती है उसको लूज करते हैं, टेंशन को लूज करते हैं। और रेगुलर फॉलो अप मतलब के रेगुलरली हम मुआयना करवाते रहते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? कॉम्प्लिकेशन, ये कॉम्प्लिकेटेड कौन सी सूरतों में हो सकता है, ठीक है। पॉसिबल कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेड फेशियल वीकनेस, यानी जो हमारा फेस का जो है उसको वीकनेस हो सकती है। आई की अल्सरेशन होती है, यानी आई के अंदर अल्सर हो सकता है। फेशियल मसल कंट्रैक्चर्स हो सकते हैं, यानी फेस के जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो सकते हैं। उसके बाद है सैकनेसिस हो सकती है, यानी जो इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है उसके अंदर सिकनेस हो सकती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। ये इसकी जो है कॉम्प्लिकेशन होती हैं। इसके बाद है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस इसमें हम देखते हैं कि बीमारी कहाँ तक सेहतयाब हो सकती है, कहाँ तक उसके नताइज निकल सकते हैं, कहाँ तक वो सेहतयाब हो सकती है। बीमारी के मुस्तकबिल सेहतयाबी और नताइज की पेशगोई की जाती है इसमें। ये मोस्ट पेशेंट रिकवर कम्प्लीटली, कुछ पेशेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो मुकम्मल नहीं होते, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म चला जाता है। लेकिन इसका जो दौरानिया है 2 से 3 वीक का होता है, और जो रिकवर नहीं होते वो लेट रिकवर होती हैं, तो वो 3 to 6 मंथ के दरमियान वो रिकवर हो जाती हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% रिकवरी फुली, जो 70 से 80% जो है वो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाती हैं, लेकिन बाज दफ़ा जो बाकी परसेंटेज है वो नहीं रहती, ठीक है। चेहरे के ऊपर उसका जो फेस का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ रिकवर नहीं होता। 70 to 80% जो 85% वो हो जाते हैं रिकवर, बाज दफ़ा बाकी नहीं होते।
तो इसी तरह इसका ट्रीटमेंट को आउटकम के लाया जाता है। इसकी प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन में हम देखें कि इसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। मेंटेन गुड हाइजीन, मतलब कि गुड हाइजीन अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, मेंटेन अपनी सेहत को करते हुए, उसके बाद कंट्रोल डायबिटीज शुगर को कंट्रोल करते हुए, ट्रीट इन्फेक्शन प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के बाद मेंटेन अ हेल्थी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के बाद उसके बाद रेगुलर मेडिकल चेकअप, यानी रेगुलरली हम मेडिकल चेकअप करवाते रहें तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। रोल ऑफ डिस्पेंसर, बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है वो डिस्पेंसर के रिलेटेड है, तो हम डिस्पेंसर को जो डिस्पेंसर के इल्म में ये होना चाहिए कि अगर ये बीमारी लाहिक है तो उसको हम किस तरह प्रिवेंट करते हैं। इंश्योर करेक्ट मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, जो करेक्ट मेडिसिन है, ठीक है, उसको डिस्पेंसिंग के दौरान यूज़ करें, यानी उसको मेडिसिन खिला सकते हैं। अगर वायरस के रिलेटेड है तो वायरस की वजह से है तो वायरस के रिलेटेड मेडिसिन खिलाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया के रिलेटेड है तो बैक्टीरिया से रेलिवेंट मेडिसिन उसको देंगे। इसके अलावा एजुकेट पेशेंट ऑन मेडिकेशन, और जो मेडिसिन आप उसको दे रहे हैं उसके बारे में पेशेंट को बताएं कि ये मेडिसिन किस तरह यूज़ करनी है और कौन कौन से टाइप में यूज़ करनी है। इसके बाद इनकरेज एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की जो मतलब कि एडहेरेंस है, एडहेरेंस मतलब कि प्रॉपरली सुबह दोपहर शाम जो हम कहते हैं कि ये मेडिसिन यूज़ करें, तो वो एक एडहेरेंस है, अपने टाइम पे वो मैनेज करनी है, ठीक है। एडवाइस फॉलो अप विजिट्स, यानी जब ये बीमारी होती है, ठीक है, बेल्स पैल्सी होती है, तो उसको रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं कि डेली बेस पे रेगुलरली हम उसका मुआयना करवाते हैं। तो वो पेशेंट को बताना ज़रूरी होता है कि डेली बेसिस पे वो अपना मतलब कि मुआयना करवाएं। इसके बाद है इसकी समरी। समरी में देखें कि अभी समरी में वही चीज़ें हैं जो मैंने स्टार्ट में आपको डिस्कस की, बताया कि फेस एक्सप्रेशन इसका चेंज हो जाता है, आईब्रो डाउन हो जाती हैं, वो अपनी मतलब के खुलती नहीं है। इसके अलावा जो फेस की जो ऑरल कैविटी है, ठीक है, दोनों जबड़ों के दरमियान हम हवा को गुब्बारे की तरह फैलाते हैं तो वो बोलने की सकत ख़त्म हो जाती है। क्लियरली बोलने की जो सकत है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। हमारे माथे के ऊपर जो झुर्रियाँ पड़ती हैं वो एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी समरी में है, तो यहाँ तक आपका टॉपिक जो है वो मुकम्मल होगा। इसके अलावा अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।